अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात, सिर्फ 5 दिन रह गए। कितना सुकून का सा एहसास होता है, बस 5 दिन रह गए। जो साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको बड़ी खुशी होगी ये याद करके कि सिर्फ 5 दिन रह गए, और जो साथ साथ नहीं पढ़ रहे उनको भी खुशी हो रही है, बस 5 दिन ही रह गए। जो साथ साथ नहीं पढ़ रहे वो तो आहिस्ता आहिस्ता घबरा के छोड़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो जो लोग सामने आ रहे हैं उनको देख के मैं ये गुमान तो कर सकता हूँ कि साथ साथ पढ़ रहे होंगे। और अब तो आपको वीकेंड भी मिल गया था, आग लगा दी होगी, चेहरों पे थोड़े थोड़े से मलाल नज़र आए, थोड़ी थोड़ी सी परेशानी नज़र आई। सर हमारी क्लासेस चल रही थी, हम क्या करते, तो फिर ये क्यों ज्वाइन किया है? भाई क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस चलती रहें, कभी ना कभी ज़िंदगी में ख़त्म होंगी, उस वक्त इसको रिकॉर्डेड में ले लेते। लाइफ में जो भी चीज़ करें उसके फिर पूरे एटिकेट्स के साथ करें ना, या तो इसको तब करें जब फुल टाइम है, और अगर अभी कर रहे हैं तो फिर अभी वो टाइम निकालें ज़िंदगी में से। परफॉर्मेंस ऐसे तो नहीं आएगी, खाली खुली ज़िंदगी में तो नहीं परफॉर्मेंस होती। नॉर्मल जो लोग काम करते हैं, जाके अपना डेली का काम किया वापस आ गए, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो लोग सेट नहीं करते जो नॉर्मल काम करते हैं। जो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे काम करते हैं, मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं, एक्स्ट्रा लेवल पे जाते हैं, एक्स्ट्रा माइल कवर करते हैं, वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा आगे रहते हैं। तो इस वक्त आप आम स्टूडेंट थोड़ी हैं, बस जो चल रहा है साथ साथ करते रहें। जो चल रहा है वो भी कर रहे हैं, और साथ में क्रैश कोर्स भी, और क्रैश कोर्स को भी उसके पूरे टिकट्स पे लेके चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नींद 1 घंटे कम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मोबाइल आधा घंटा कम हो जाएगा। पढ़ाई में से टाइम नहीं निकालना, दूसरी चीज़ों में से टाइम निकालना है। तो पढ़ाई का अल्टरनेट पढ़ाई नहीं है कि सर वो हम ये पढ़ते तो वो ना पढ़ा जाता, वो पढ़ते तो ये ना पढ़ा जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं और से निकलनी है। सर आपको नहीं पता, जब एक दफ़ा एक रील देखना शुरू कर देते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे अंगूठा करते रहते हैं, 1.25 घंटे बाद समझ आती है कि हुआ क्या। सर आप पुराने दौर के आदमी, आपको क्या पता शॉर्ट्स कितने मज़े के होते हैं, आपको क्या पता टिकटॉक पे कितना कितना ज़बरदस्त एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। 1 घंटे तक सिर्फ खराफात देखेंगे और फिर कहेंगे कि ये अजीब जालिम लोग हैं, क्लासें चल रही थी, लो भला सर क्रैश कोर्स बाद में रख लेते, हम उस वक्त पढ़ लेते। उस बाद में भी आपने फारिग नहीं होना था। हमने ये इतने सारे तजर्बे करके इतने टाइम पे ये रख के देख लिया, अब हमें समझ आ गया कि सबसे आइडियल टाइम ये है व्हेन दिस इज़ स्टिल डूएबल। बजाय इसके कि हम जनाब अगस्त के मिड में शुरू करके और फिर अगस्त के 25 को फारिग करें, आपसे कहें देखिए ज़बरदस्त हो गया काम, आप कहें लग तो समझ गई है, लेकिन लग समझ गई है, ठीक है जी। हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम था, इतनी ज़्यादा तमहीद भी नहीं बांध सकते थे। एक तो क्रैश कोर्स जो है ना वो बेचारा, उसमें गुंजाइश बड़ी कमी होती है। चैप्टर 4 की हमने बात करनी है, हम कुछ टॉपिक थोड़े थोड़े से छोड़ते जा रहे हैं। खैर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कंसिडरेशन में एक आधा सफ़ा है, और इसके अलावा परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो हमने जो बात की है उसमें, अच्छा कंसिडरेशन जब हाफ हमारा मिस हुआ था तो सवाल कराते हुए सर ने भी उसका हल्का हल्का सा आइडिया दे दिया था। इसी तरह से ये जो पोर्शन हमने मिस किया था इसमें अल्ट्रेशन, नोवेशन, इस तरह की बातें भी आप लोगों की हुई। तो थोड़ा सा जो है ना हमें हौसला है कि कोई बहुत ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आज का टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा है। चैप्टर 4 है, ये किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है, और अगर हम गौर से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस तरह से हम पढ़ते जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आखिरी हमारा चैप्टर रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, ब्रीच हो तो क्या हो, एजेंट हो तो किस तरह से करता है, कंटिंजेंट या कौसाई किस्म के जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। लेकिन हमारे 2 एसेंशियल्स अभी रहते हैं। हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट में 7-8 तरह के एसेंशियल्स होते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा था, फिर किताब ने हमें 5 और बातें बताई थी। उन्होंने कहा था पार्टीज़ कम्पिटेंट होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया। उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, हमने पढ़ लिया। उन्होंने कहा कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा था कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए और एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें फ्री रजामंदी शामिल हो, और इसके अलावा वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली मना कर दिया है, ख़ास तौर पे मना कर दिया है। तो अब थोड़ा सा उसको स्टार्ट करते हैं कि फ्री कंसेंट की क्या कहानी है। यहाँ पे जो खातून मौजूद है और कंसिस्टेंट है मेरे ख्याल में पिछले कई दिन से, या डिफरेंट है? आज आप पहले दिन यहाँ बैठी हैं? नहीं,
2 दिन से आप यहाँ पे हैं, ठीक है। चलें, जो भी खातून देर तक कंसिस्टेंट रही उनको एंड पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो पता लगे एंड पे एक टॉफ़ी दे दें हम, जो है ना जी, ये रिवॉर्ड था। रिवॉर्ड अच्छा होगा इंशाल्लाह जी। अगर आप क्या कर दें, अगर आप 3 जज़ाकल्लाह फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मानने को कहते हैं और फ्री मुफ्त को कहते हैं। ऐसा दोस्त जो मुफ्त में मान जाए उसे फ्री कॉन्सेंट कहते हैं। ऐसा दोस्त जो मुफ्त में मान जाए उसे फ्री कॉन्सेंट कहते हैं। तो कॉन्सेंट रजामंदी, और ये फ्री मुफ्त वाला फ्री नहीं है, ये फ्री आज़ाद वाला फ्री है। जब आपकी रजामंदी आज़ाद हो, आपका दिमाग आज़ाद हो, आपके दिमाग पे किसी ने कब्ज़ा ना किया, वो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं आप अपनी खुशी से एंटर हुए हैं, किसी ने आपको फोर्स ना किया हो, किसी ने आपको धोखा ना दिया हो, किसी ने आपको कंफ्यूज ना कर दिया हो, किसी ने आपके जहन को किसी ना किसी तरीके से मगलूब ना कर दिया हो। तो फ्री कॉन्सेंट तब होगी, कॉन्ट्रैक्ट तब सही बनेगा जब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ आज़ादी से रजामंद होंगे कि हाँ जी, ये एक आम बेचना चाह रहा है और बी आम ख़रीदना चाह रहा है। तो ए और बी ने एक दूसरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, एक दूसरे को कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इनके दरमियान, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, कोई किसी के दिमाग को घुमा नहीं रहा। दोनों के दोनों अपनी खुशी से, अपने दिमाग से, अपनी पसंद से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि फ्री कॉन्सेंट कब होती है? 2 पर्सन आर सेट टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। किताब ने सोचा पहले कॉन्सेंट तो बता दें। कॉन्सेंट तब होती है जब 2 बंदे सेम चीज़ को सेम सेंस में समझ रहे हो। बेचने वाले को भी पता हो वो जो बात कर रहा है और ख़रीदने वाले को भी पता हो कि वो क्या बात कर रहा है। तो जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला सेम चीज़ को सेम तरीके से समझ रहे होंगे तो हम कहेंगे उनके दरमियान रजामंदी है, उनके दरमियान कॉन्सेंट है, वो समझते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है वहाँ कॉन्सेंट नहीं होगी जहाँ ए कुछ और सोच रहा होगा, बी कुछ और सोच रहा होगा। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट कहते हैं रजामंदी को, इसको कंसेंसस भी कहते हैं, और कभी कभी हो सकता है लैटिन वर्ड आपको नज़र आ जाए कंसेंसस एड एडेयर। कॉन्सेंट के साथ कुछ भी लिखा नज़र आ जाए ना लेफ्ट राइट, तो उसका मतलब कॉन्सेंट ही होगा। तो कॉन्सेंट है जब 2 बंदे सेम चीज़ को सेम सेंस में एग्री करें। अब सवाल ये है कि फिर फ्री कॉन्सेंट क्या है? किताब ने ये नहीं बताया कि आज़ाद रजामंदी किसे कहते हैं। उन्होंने कहा आज़ाद रजामंदी किसे नहीं कहते। याद है जब हमने इनसे पूछा था लॉफुल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, उन्होंने कहा ये 5 काम ना करो तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। जब इनसे पूछा फ्री कॉन्सेंट किसे कहते हैं, उन्होंने कहा फ्री कॉन्सेंट जब ये 5 काम ना किए जाएं तो उसे फ्री कॉन्सेंट कहते हैं। कॉन्सेंट तब फ्री होती है जब उसमें कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ना हो। तो इस चैप्टर में इस यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट्स हैं, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा है कि इसमें से हर यूनिट को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो कॉन्सेंट तब आज़ाद होगी, एक एक वर्ड अगर हम देखें, जब उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, जब उसमें कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना हो, जब उसमें कोई धोखा ना हो, जब उसमें ना चाहते हुए कोई धोखा ना हो, और जब उसमें कोई गलत फहमी, गलती ना हो। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से कोई चीज़ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ फ्री कॉन्सेंट है। इन 5 पे एक करके यूनिट पढ़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कॉन्सेंट नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होता है? ये जो मिस्टेक है, मिस्टेक अगर दोनों पार्टीज़ की तरफ से हो, मिस्टेक कई तरह की हो सकती है, मिस्टेक पे जाएंगे तो हम इसकी कैटेगरीज देखेंगे। अगर दोनों तरह की पार्टीज़ से मिस्टेक हो जाए, दोनों पार्टीज़ ही गलती पे थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर दोनों से गलती हुई है तो कोई जालिम नहीं है और कोई मजलूम नहीं है। लेकिन ऊपर वाले 4 में जहाँ डरा रहा है कोई, जहाँ कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, जहाँ कोई धोखा दे रहा है, जहाँ कोई अनजाने में धोखा दे रहा है, चारों केसेस में कोई ना कोई मजलूम है और कोई ना कोई जालिम। तो हमने देखा था कि अगर एक मजलूम और एक जालिम हो तो मजलूम को एक इख्तियार मिल जाता है, वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जी फ्री कॉन्सेंट ना हो तो क्या होता है, तो आपने कहना है भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ वो पार्टी जिसकी कॉन्सेंट कॉज हुई है, अगर कॉन्सेंट कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉज हुई हो। और अगर कॉन्सेंट जो है मिस्टेक से हुई है, और ये मिस्टेक कौन सी वाली है? दोनों तरफ वाली, तो एग्रीमेंट में भी वॉइड एब एन इश्यू, एग्रीमेंट वॉइड एब एन इश्यू हो सकता है, क्योंकि मिस्टेक सिर्फ एक तरह की ऐसी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, 2 साइडेड। तो जुमला क्या है? एग्रीमेंट में भी वॉइड एब एन इश्यू और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एब एन इश्यू भी हो सकता है, ये 2 साइडेड मिस्टेक से होता है। ये क्या था? एब एन इश्यू शुरू से, अगर दोनों पार्टीज को शुरू से गलती लगी है तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड एब एन इश्यू हो जाएगा। नहीं तो कुछ और तरह की मिस्टेक्स ऐसी हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड नहीं होता।
मिस्टेक में जाकर हम इसको पढ़ेंगे। तो अब उन 4 में से किसी का भी पूछा जाए, आप हमेशा कहेंगे वॉइडेबल होगा, हमेशा कहेंगे मजलूम को हक मिलेगा, हमेशा कहेंगे कि अगर चीज़ें एक दूसरे से ली हैं तो उसको रिस्टोर कर लो। अब एक एक करके चलते हैं। कोर्शन इज जोर ज़बरदस्ती। 5 चीज़ें जिससे कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाता है, 5 चीज़ें जिससे हम कहते हैं कि एक बंदे ने आज़ादी दिमाग से रजामंदी नहीं दी, उनमें से कोर्शन सर फहरिस्त है। कोर्शन का मतलब है किसी को धमकाना या किसी के साथ वाकई जुल्म कर देना। कानून से पूछें तो उसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन, हर तरह का ड्रॉ कोर्शन नहीं है। जब कोई बंदा आपके साथ कोई जुर्म करे या कोई बंदा आपको कोई जुर्म करने की धमकी दे, कोई बंदा आपके एसेट छीन ले या एसेट छीनने की धमकी दे, गलत तरीके से नाजायज़ तरीके एसेट छीन ले या नाजायज़ तरीके से एसेट छीनने की धमकी दे, इन 4 में से एक भी काम कर ले तो कोर्शन कहलाएगी। आई के अपने एक दफ़ा सवाल दिया कि जी एक साहब ने जो है वो चोरी की और उसके बाद जो है वो जिनके यहाँ चोरी की वो पहुँच गए उसके घर और उनके घर वालों को कहा कि देखो हम इस बंदे को जेल में दे देंगे अगर तुम लोग पैसे वापस ना करो। तो घर वालों ने घबरा के पैसे दे दिए। तो सवाल ये था कि क्या ये कोर्शन है या नहीं, तो जवाब ये था ये कोर्शन नहीं था, कोई जुर्म की धमकी नहीं दी। उन्होंने तो ये कहा है कि इस बंदे ने चोरी की है, तो वो ये कहते कि हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो लीगल एक्शन लेने की धमकी देना कोर्शन नहीं है। कोर्शन 4 चीज़ों को कहेंगे, जुर्म या जुर्म की धमकी, एसेट छीनना गलत तरीके से या एसेट छीनने की धमकी। तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड, ऐसा कुछ कमिट करने या धमकाना कि हम ऐसा कमिट करेंगे जिसको पाकिस्तान पिनल कोड ने मना किया हुआ है, दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान ने मना किया हुआ है। पाकिस्तान पिनल कोड वो कानून है जो बताता है पेनल्टीज़ और बताता है जुर्म क्या है। तो जिसको पाकिस्तान के जुराइम के कोड ने, जिसको पाकिस्तान की लिस्ट ऑफ जुराइम ने कह दिया हो कि ये मना है, इसका मतलब है जिसको जुर्म डिक्लेयर कर दिया हो। तो कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा करने की धमकी देना है जिसको पाकिस्तान जुर्म कहता है। अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन किसी की चीज़ अपने कब्जे में ले लेना, गैर कानूनी डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है? एसेट। लॉ में प्रॉपर्टी का मतलब एसेट है। विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। तो किसी को धमकाना या जुर्म कर देना, किसी की एसेट छीन लेना या उसकी धमकी दे देना इस इरादे से कि दूसरा बंदा हमारे साथ आ जाए, इसको हम कहते हैं कोर्शन। कोर्शन का भी वही कंसिडरेशन वाला रूल है। कोर्शन भी कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। ए ने जब बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरी बात मानो, तो बी इसलिए मान गया कि बी के बेटे को अगवा किया हुआ था। बी को अगवा नहीं किया, बी के बेटे को अगवा किया। तो कोर्शन बच्चे पे एक्सरसाइज हुई है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुई। लेकिन लॉ कहता है कि दिस इज स्टिल कोर्शन। ज़रूरी नहीं कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ ही कुछ बुरा करें। बात समझ आ रही है? तो कोर्शन किसी भी की जा सकती है और कोर्शन कोई भी कर सकता है। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए के बड़े भाई ने कनपट्टी पे बी के रिवॉल्वर रख दिया, ए ने नहीं रखा, ए के बड़े भाई ने रख दिया, तो भी ये कोर्शन है। हालांकि ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने नहीं की, तो ये कोर्शन कर भी कोई और सकता है, हो भी किसी और पे सकती है। कोर्शन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। इवन किसी स्ट्रेंजर को भी बीच में लाके उसके ऊपर कोर्शन हो सकती है। तो कोर्शन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। बात समझ आई? अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन आ जाए तो क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? साबित किसने करना होगा कि कोर्शन हुई थी या नहीं हुई थी? नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ पे हम बात करते हैं कि जो मशकूक बात है ना, उसी बंदे को साबित करना पड़ेगा। तो दुनिया में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में ज़ोर ज़बरदस्ती, गन पॉइंट, डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हों। तो अगर कोई कह रहा है ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो एक नॉर्मल बात कर रहा है, और अगर कोई कहे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन थी, वो एक मशकूक बात कर रहा है। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ, जब अदालत में मामला जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा जो पार्टी मजलूम है और जो कहती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, मेरे ऊपर कोर्शन हुई है। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया कि कोर्शन हुई है, उसी को साबित करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्शन ये कॉमन बात नहीं है, ये हर वक्त नहीं हो रही होती। भाई मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, कल को एक बच्चा मेरे पे केस कर दे कि आब्दी साहब मुझे आके घूसा मार के चले गए। अब अदालत मुझे पहले कटहरे में खड़ा करके मेरे से नहीं कहेगी साबित करो तुमने घूसा मारा या नहीं मारा। पहले जिसने इल्ज़ाम लगाया है
उससे कहेंगे कि यार देखो तुम एक टीचर के ऊपर ये बात कर रहे हो तो ये तो मशकूक बात कर रहे हो, तुम पहले साबित करो। पहले उसे साबित करना होगा उसने घूसा खाया या नहीं खाया। अगर वो साबित कर देगा फिर अदालत मुझे कहेगी हाँ भाई अब आप बताएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो साबित ना कर सका तो मुझे अदालत बुलाए बगैर अदालत एक्स पार्टी फैसला सुना देगी, एक पार्टी से सुन के फैसला। तो जब एक बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है और वो मशकूक नेचर का होता है तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, और वो साबित ना कर सके तो केस वहीं डिसमिस हो जाता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ या मजलूम के ऊपर है जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रहा है कि उसी को साबित करना होगा कि उसके ऊपर जुल्म हुआ है। देन द पार्टी इज काइंडिंग अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी जो कैंसिल कर रही है, शेल रीस्टोर एनी बेनिफिट, रीस्टोरेशन, रेस्टिट्यूशन। याद करें एक और चैप्टर में आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होता है तो रिस्टोरेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके पास दूसरे की तरफ से कोई बेनिफिट गया हुआ है वो उसे वापस करे। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बी को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे लाख रुपए बी को दिए और उससे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। वो अदालत चला गया और अदालत ने कहा भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करो, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ख़त्म। अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का ये मतलब नहीं कि वो जो लाख रुपये उसको दिया था वो भी पी जाए, वो लाख रुपये वापस करना पड़ेगा। जालिम ने भी जुल्म नहीं करना तो मजलूम ने भी जुल्म नहीं करना। जो पार्टी कैंसिल करी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो रिस्टोर करेगी कोई भी बेनिफिट जो उसने दूसरी पार्टी से लिया है। अगर किसी बंदे को मनी पे की गई है या कोई चीज़ डिलीवर कर दी गई है कोर्शन की वजह से, वो उसे रीपे करेगा। ये कौसाई में हमने पढ़ा था कि मिस्टेक हो या कोर्शन हो तो वो चीज़ वापस करनी पड़ती है, तो वही पुराना रूल है। बस किताब जाते जाते कोर्शन के बारे में एक छोटी सी बात बताना शुरू हो गई। इट इज़ इररेलेवेंट कि पाकिस्तान पीनल कोड उस जगह मौजूद था या नहीं था। एक बंदे ने अमेरिका से एक फ़्लाइट पाकिस्तान की तरफ आ रही थी, जब वो फ़्लाइट दुबई के ऊपर से गुजर रही थी तो अमरीकी बंदे ने पाकिस्तानी बंदे को घूंसा मार दिया। क्योंकि वो अमेरिका में जिस स्टेट से आ रहे थे उस स्टेट में ये बड़ा कॉमन बात थी कि आप एक दूसरे को प्यार से घूंसा मार सकते हैं, उधर उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा, दुबई जिधर ऊपर से जहाज़ गुजर रहा था उधर भी घूंसा मारने के ऊपर फ़र्ज़ करें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान में ये रूल था कि अगर कोई किसी को इस तरह से घूंसा मारेगा तो उसने जुर्म किया और उसके खिलाफ सज़ा होगी। दोनों पहुंच गए अदालत। तो ऐसे में घूंसा मारने वाला अगर ये कहे कि जी मैं चूंकि अमेरिका से उड़ के आ रहा था और वहाँ घूंसा अलाउड है, और दुबई के ऊपर से उस वक्त हम उड़ रहे थे वहाँ पे भी घूंसा अलाउड है, तो जो मैंने किया वो सही है। वो कहेंगे अगर आप वहाँ की अदालतों में जाते तो आप बिल्कुल ये जुमला कह सकते थे, लेकिन हमारे मुल्क के मुताबिक ये गलत है। चूँकि इस वक्त मुद्दा हमारी अदालत के सामने है तो हम ये मानते हैं कि आपने कोर्शन की है। तो ये इररेलेवेंट है कि पाकिस्तान पीनल कोड उस जगह जहां कोर्शन एक्सरसाइज हुई है वहां एप्लीकेबल था या नहीं था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ सू इज फाइल्ड इन पाकिस्तान, अगर लीगल केस पाकिस्तान में हुआ है तो फिर पाकिस्तान के मुताबिक कवानीन चलेंगे। तो कोर्शन किस जगह एक्सरसाइज हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस जगह उसके ऊपर केस चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? yes. तो सबसे पहले था कोर्शन। अब कोर्शन का दूसरा भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्शन था फिजिकल प्रेशर, डर, दबाव, किसी को घबरा देना, किसी को परेशान कर देना, किसी को हरासा कर देना गैर कानूनी तरीके से। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप तकरीबन वैसे ही काम करते हैं लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। आप एक बंदे को फिजिकल प्रेशर तो नहीं देते, मॉरल प्रेशर देते हैं। आप उसके दिमाग से खेल जाते हैं, आप उसको इमोशनल कर देते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होता है जब दो पार्टीज़ होती हैं और दोनों पार्टीज़ के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की बातें मानती है या मानना चाहती है, वो दूसरी पार्टी की रिस्पेक्ट करती है या वो दूसरी पार्टी का एहतराम करती है, दूसरी पार्टी की बात मानना चाहती है। तो जब एक बंदा ऐसा हो जिसकी बात दूसरा सुनता हो और दूसरा ऐसा हो जो पहले की बात सुनता हो, और ऐसे में वो पहला जिसकी बात सुनी जाती है अपनी इस पोजीशन को मिसयूज़ करे और दूसरे से गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। जैसे इसकी सबसे टिपिकल एग्जांपल है वालिदैन और औलाद के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट। औलाद हमेशा अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करती है, कोशिश करती है उनकी बात माने। तो ऐसे में वालिदैन अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि बच्चा तो हमारी बात कभी भी नहीं टालेगा, उसको खामखा एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करें जिसमें वालिदैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और बच्चे को नुकसान हो रहा हो,
ऑल्दो ये अजम्पशन लेना बड़ी गलत है, लेकिन अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ कानून है। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको एक्सप्लॉइट करे और आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो इसको हम कहेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जब एक बंदा इस पोजीशन में हो कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट करे, दूसरे की रजामंदी को डोमिनेट करे, दूसरे के दिमाग को डोमिनेट करे। किताब से पूछते हैं, A contract is said to be induced by undue influence where relations sustaining between the parties are such that एक कॉन्ट्रैक्ट में हम मान लेंगे कि undue influence है जब पार्टीज के दरमियान रिलेशन इस किस्म का हो, किस किस्म का हो, वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ, एक बंदा इस पोजीशन में हो कि दूसरे की विल को डोमिनेट करे, एंड ये एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। वालिदैन और औलाद के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हमेशा गलत नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि दो में से एक गालिब पार्टी हो और एक मगलूब पार्टी हो, एक की बात सुनी जाती है और दूसरा बात सुनता हो, एंड इस पोजीशन को मिसयूज़ करके वो बंदा कोई फ़ायदा भी उठाए। वालिद ने अगर बच्चे से एक प्लॉट ख़रीदा और उस रेट पे ख़रीदा जो मार्केट का रेट है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर उसने अपने बच्चे से प्लॉट ख़रीदा और बच्चे ने अदब एहतराम में सस्ते में बेच दिया बहुत ज़्यादा, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होगा जब दो पार्टीज़ में से एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता हो और जो डोमिनेट हो रहा हो उसका फ़ायदा उठाया जाए और जो डोमिनेट कर सकता हो वो इस चीज़ को बेनिफिट उठाए। अब सवाल ये कि कोई किसी की विल को कब डोमिनेट कर सकता है। किताब ने कहा 3 ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई किसी की विल को डोमिनेट कर सकता है। नंबर 1, कोई उसके ऊपर रियल या अपेरेंट अथॉरिटी रखता हो। एक बंदे का दूसरे के ऊपर किसी किस्म का इख्तियार हो, चाहे रियल इख्तियार हो चाहे अपेरेंटली दिखने में इख्तियार हो। तो होता ये है कि आप जिसका इख्तियार होता है आप उसका फिर एहतराम भी करते हैं। जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर एक फ़र्ज़ करें एक ऐसा ऑफिसर आए जो टैक्स का, फ़र्ज़ करें एक टैक्स कमिश्नर हो, FBI का एक टैक्स कमिश्नर हो और वो लाहौर के सारे मामलात को हेड करता हो, और वो कभी हमारे पास आके कहे कि आपके कॉलेज का काफ़ी नाम सुना है, अपने बच्चे को यहाँ दाखिला कराना है, सुने फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है तो कोई गुंजाइश निकल आएगी। पहले तो हम बिठाएंगे, अच्छी सी चाय पिलाएंगे, हम कहेंगे आपके लिए गुंजाइश नहीं तो और किसके लिए निकालनी है गुंजाइश। क्यों, क्या हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं? नहीं। लेकिन वो बंदा इख्तियार की जिस पोजीशन पे है, हम बिला वजह उसको तंग तो नहीं करना चाहेंगे, तो हम उसका अच्छा खासा एहतराम बिला वजह कर लेंगे क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। तो हमने जुर्म ना भी किया वो हो, अब अगेन वो डरा नहीं रहा, डरा रहा होता तो कुर्शन होता। वो ये नहीं कह रहा मैं तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा खोल दूंगा और ऐसे कर दूंगा, वो तो आगे सिंपली बता रहा है कि वो टैक्स कमिश्नर और पूरे लाहौर के मामलात को हेड करता है और उसका बच्चा कम पैसों में CA करना चाह रहा है। तो ऐसे में टेक्निकली वो अपने इख्तियार का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहा है। वो समझ रहा है कि सामने वाला बंदा ज़ाहिर है जो भी काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ टैक्स तो दे रहा होगा, तो ये बंदा कहीं ना कहीं नहीं चाहेगा कि कोई पंगा लिया जाए या मेरे से ताल्लुक़ रखना चाहेगा। कल को इसको बिला वजह किसी ने नोटिस जारी कर दिया तो मेरे से रब्ता करके शायद कोई फेवर ले ले। तो समटाइम कोई रियल या पेरेंट अथॉरिटी होती है। तो ऐसे में एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन IKP की किताब ने बाय द वे एग्जाम्पल्स में करके उनका जिक्र कर दिया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑफिसर, टैक्स पेयर, पुलिस ऑफिसर और जिस बंदे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा ना भी कहे तो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का ख्याल रखेगा और उसके साथ जब डील करेगा तो थोड़ा सा तरीके से करेगा। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर के अंडर एक एम्प्लॉय मौजूद है और एम्प्लॉय के पास कुछ पैसे पड़े हैं। एम्प्लॉयर ने कहा मैं फ़लाना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, थोड़े पैसे शॉर्ट हो रहे हैं। एम्प्लॉय ने कहा सर क्या बात करते हैं, मेरे से ले लें। वो कहेगा देखो मैं इसको देर से वापस करूँगा। उसने कहा 3 साल बाद वापस कर दें। देखो यार मुझे सूद बुरा लगता है, मैं इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा। उसने कहा सर क्या बात करते हैं आप, आपके पैसे हैं, इस्तेमाल करें, कल को मुझे जब ज़रूरत होगी मैं किसको कहूँगा। तो सम टाइम क्या होता है किसी के पास रियल या पेरेंट अथॉरिटी होती है तो आप बिला वजह उसका एहतराम करते हैं या उसकी शख्सियत में आ जाते हैं या उसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। सम टाइम क्या होता है यू स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशन टू द अदर, आपका दूसरे के साथ एक भरोसे का रिश्ता होता है। फिड्यूशरी का मतलब है ट्रस्ट का रिलेशन है। एक बंदा दूसरे का इसलिए एहतराम कर रहा है कि वो दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, उसके साथ उसका ताल्लुक ऐसा है कि उसके साथ उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट एंड चाइल्ड, वालिदैन और औलाद, भरोसे का रिश्ता है, बच्चे अपने वालिदैन पे भरोसा करते हैं। गार्डियन एंड माइनर, वो जो माइनर के ऊपर अगर अदालत की तरफ से गार्डियन अपॉइंट हो जाता है, भरोसे का रिश्ता है। एडवोकेट एंड क्लाइंट, वकील और उसका मुवक्किल,
इनके दरमियान भी काफ़ी भरोसे का रिश्ता है। तो तीनों एग्जांपल्स हम लोगों ने देख ली। वापस पीछे चलते हैं। क्या हुआ, कुछ मिस हो गया? क्रैश कोर्स में तो ऐसा हो जाता है, चीज़ें मिस हो जाती हैं। ले, हमने पूरा टॉपिक छोड़ दिया कंसिडरेशन को, उस पर दुख नहीं लगा। एक लाइन छोड़ दी, उस पर बड़ा दुख लगा हुआ है। उनका सर क्या छोड़ दिया आपने, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा जी, फियोंसे एंड फियोंसी, ये क्या होता है? मंगेतर और मंगेतरी। ठीक है, तो मंगेतर, फियोंसे एंड फियोंसी, जिनकी आपस में मंगनी हुई है, उनका तो भरोसे का रिश्ता है ना। आप ये देखिए कि इतना भरोसा है मंगेतर को, उसने दूसरे से कह दिया चांद सितारे तोड़ के ला के दे दो। चेक करें, उसे पता है कि उसकी माली हालात इतनी आसान नहीं है, वो इतना ऊपर तक नहीं जा सकता, फिर इतना ज़्यादा उसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा अगला बंदा, लेकिन भरोसा है तभी तो कह दिया। तो दूसरा भरोसे में कहता है कि चांद तारे थोड़े दूर की बात कर दी, तुम कहो तो अभी जो है वो अभी जान दे दूँ। भाईजान ऐसे ऐसे पागल हो जाते हैं लोग, इतना जज्बाती नहीं होना। लेकिन बहरहाल एंटी इन्फ्लुएंस है। पुराने ज़माने में ना आईकेप की किताब में लिखा होता था कि कुछ ऐसे रिलेशन है जिसमें एंटी इन्फ्लुएंस होता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होता। तो जहाँ एग्जांपल देते थे ना जिनमें होता है, वहाँ लिखा होता था फियोंसे फियोंसी, और जहाँ एग्जांपल होती थी ना किन में नहीं होता, वहाँ लिखा होता था हस्बैंड वाइफ। मैंने कहा हो गई शादी, अब कोई चक्कर नहीं है, अब कोई चांद सितारे नहीं है, अब जो है ना बस, तो अब तो नौकरी है। तो फियोंसे एंड फियोंसी में अंडर इन्फ्लुएंस, अगर एक इस तरह का रिलेशन हो आपका कि आप दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो सम टाइम अगला बंदा उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और फिर आपको मिसयूज़ करता है। तो हर मंगनी पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मंगेतर आपसे इजी लोड करवाए, ठीक है, बच्चों को बड़ी अपनाहियत सी लगी। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल, मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज। हम पढ़ क्या रहे हैं, वो क्या सिचुएशन है जिसमें एक बंदा दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है। हमने कहा अगर आपकी कोई अथॉरिटी हो, नंबर 2 आपके दरमियान को भरोसे का रिश्ता हो, नंबर 3 कुछ ऐसा मामला हो कि एक बंदा बेचारा फंसा हुआ है, कहीं उसकी कैपेसिटी आउट हुई हुई है, कहीं वो डिस्ट्रेस में है, कहीं वो मेंटल परेशानी में है, कहीं वो इलनेस में है, कहीं बीमारी की शिद्दत में है, कहीं वो डिपेंडेंट हुआ है दूसरे के ऊपर। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान इस तरह का रिलेशन है। पेशेंट डॉक्टर पे भरोसा करता है, डॉक्टर की हर बात मानता है, उसे पता है कि भाई मुझे ठीक करके इस डॉक्टर ने भेजना है, इस डॉक्टर ने मुझे दवाई देनी है। मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट, पेशेंट के साथ जो मेडिकल अटेंडेंट है, पेशेंट डिपेंडेंट हुआ वो होता है अपनी दवाइयाँ, अपनी बाकी सारी चीज़ों में उसके ऊपर। इसी तरह से फैमिली मेम्बर और वीक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जो कि कमज़ोर हो गया होता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स की बात के आगे हार मान जाता है और वो कहता है अच्छा चलो ठीक है बच्चों, तुम लोगों को जो ठीक लग रहा है, हालांकि उसे पता होता है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स वो हैं जिसमें आप मेंटल कैपेसिटी या आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी थोड़ी अफेक्ट हुई हुई है और आप डिपेंडेंट हो गए हैं किसी के ऊपर। इस केस में आप किसी पे भरोसा करते हैं और इसमें आप किसी से समहाउ थोड़ा सा डरते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो होगा क्या? वही पुरानी बातें, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वर्डेबल। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ, अब उल्टी बात हो जाएगी। हमने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आता है जो मशकूक बात कर रहा है। वालिद ने अपने बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो हर बंदा मानता होगा कि भाई वालिद है, उसने फ़ायदा तो उठाया होगा, अपनी पोजीशन को यूज़ तो किया होगा उसने। तो ऐसे में अगर कुछ इस तरह के रिलेशन के दरमियान, फॉर एग्जांपल वो टैक्स कमिश्नर अगर आया और उसका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो शायद ही कोई अज्यूम करेगा कि उसका बच्चा पूरी फीस दे के पढ़ रहा होगा और हम उस पर उतनी ही सख्ती करते होंगे जैसे किसी और पे करते हैं। तो एक टिपिकल अजम्पशन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये होती है कि जब भी 2 पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो ये मान लेना चाहिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं आएगा जो कहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस था, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जो कहे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। यानी एक बेटे और बाप का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो और ऐसे में बाप कहे कि मैंने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ नहीं किया, ये मशकूक बात है। क्योंकि कॉमन अजम्पशन ये होगी कि जब भी कोई डोमिनेट कर सकता है, जब किसी को डोमिनेट कर सकता है, वहाँ वो अपनी मर्जी करने की कोशिश करता होगा। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे है वो वॉज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द वेल। यहाँ जालिम को बताना पड़ेगा कि उसने जुल्म नहीं किया, क्वेश्चन में मजलूम ने साबित करना था कि उसके ऊपर जुल्म हुआ है। तो ये एक हमें चीज़ नज़र आई है डिफरेंट। एक और डिफरेंट चीज़ भी है,
यहाँ अगर बेनिफिट्स एक दूसरे से लिए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको पूरा का पूरा वापस करें। वालिद ने बेटे को 1 लाख रुपए दिए और उससे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, मामला अदालत में गया, अदालत ने काश कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर दें, कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो गया। अब हैं तो ये वालिद और औलाद, तो ज़रूरी नहीं कि वो 1 लाख रुपया वापस दिया जाए। हो सकता है अदालत कह दे कि भाई अगर तुम दोनों राज़ी हो तो ये 1 लाख रुपए में से हर महीने 10-10 हज़ार करके बच्चा जो है वो अपने वालिद से जो पैसे लेता था वो अगले 10 महीने पैसे नहीं लेगा, ये 1 लाख रुपया उसके पास आया हुआ है, ये इसको 10 महीने कंज्यूम करता रहेगा। कोर्शन होता तो हम क्या कहते हैं, अदालत कहती मेरे सामने तुम 1 लाख वापस करो और दोनों निकल जाओ, क्योंकि अदालत के बाहर ये जब मिलेंगे जानी दुश्मन है। और अंडी इन्फ्लुएंस वाले उन तो फिर इकट्ठे रहना है, फिर उनका आपस में एक ताल्लुक है। तो हो सकता है कि अदालत कहे कि नहीं भाई आप लोग आप आपस में कोई एडजस्टमेंट कर लें, अगर आप एडजस्टमेंट कर लें तो चल जाएगा। तो कोर्शन में कॉन्ट्रैक्ट फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। अंडी इन्फ्लुएंस में चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म कर दें, चाहे तो आधा ख़त्म कर दें और आधा एग्जीक्यूट कर लें। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स चाहे तो पूरी कर दें, चाहे तो थोड़ी सी करें और थोड़ी सी ना करें। तो कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, कॉन्ट्रैक्ट साइड पे कर दिया जाएगा आइदर एब्सोल्युटली, और इफ पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट यानी मजलूम, इफ इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो कोर्ट को ठीक लगे। या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, या अगर मजलूम के पास कोई चीज़ ऑलरेडी आ गई है तो अदालत जो इनके दरमियान तय करना चाहे अदालत तय कर सकती है। डन। अब डिबेट ये है कि अंडू इन्फ्लुएंस और कोर्शन में फ़र्क क्या है। कुछ फ़र्क बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके मुताबिक। अगर रेगुलर क्लास होती तो मैं आप लोगों से फ़र्क पूछता, फिर आपको दिखाता कि तकरीबन सारे फ़र्क वही हैं जो आपके जहन में आए, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। आप 1 एक दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा। जी इस तरह आपने बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ में अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होता। जी जी, एग्जांपल दो। इन्होंने कहा जी जैसे आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो आप हमें कुछ और एग्जांपल्स भी बता दें। अगेन मैंने आपको जो जुमला बोला वो क्या बोला, मैंने कहा जिस ज़माने में उस वक्त आई कैप ऐसे यूँ बताया करता था तो आई कैप ऐसे कहता था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना हम बड़ा दिल कर रहा होता है बड़ा कुछ बताने का, लेकिन हमें फिर बाउंड होना पड़ता है उतने पे जितना किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो आईकेप की किताब को हम 100% फॉलो करते हैं कि आईकेप की किताब हमें जितना बता रही है हम उस तरह से चलें, अदरवाइज़ ना चलें। इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं बताऊं कि उस वक्त किताब में लिखा होता था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में नहीं होता अंडी इन्फ्लुएंस, और आज आईकेप की किताब एग्जाम्पल देती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में है, तो फिर प्रॉब्लम आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो मैं जस्ट अजराह मजाक के, चूँकि वो फ्योंसी वाली बात चल रही थी तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये शुरू में अंडी इन्फ्लुएंस है, आगे तो कोर्शन है। अच्छा जी, कोर्शन अंडी इन्फ्लुएंस के दरमियान के डिफरेंसेस। यहाँ कॉन्सेंट डरा के ली जाती है और वहाँ विल को डोमिनेट किया जाता है। वहाँ इमोशंस पे बात होती है और यहाँ खौफ पे बात होती है। यहाँ फिजिकल प्रेशर है, वहाँ मॉरल प्रेशर है। रिलेशनशिप, यहाँ पार्टीज़ का आपस में ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पार्टीज़ का आपस में किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव है एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना डरा के, उसका ऑब्जेक्टिव है किसी से फ़ायदा उठाना। ये लाइन खामखा कॉपी पेस्ट हुई है। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है किसी से अनड्यू एडवांटेज लेना, किसी से बेनिफिट्स ले लेना। यहाँ क्रिमिनल लायबिलिटी है कोर्शन में, आपने क्राइम किया, वहाँ क्राइम नहीं किया। कोर्शन किस पे हो सकती है और कौन कर सकता है, कहीं भी कोई भी कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है। लेकिन अंडी इन्फ्लुएंस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे और पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे ही करेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑननेस ऑफ प्रूफ, कोर्शन में जिस पे जुल्म हुआ है यानी मजलूम ने साबित करना है, और अंडी इन्फ्लुएंस में जालिम ने साबित करना है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, यहाँ लाजमी रिस्टोर करना पड़ेगा और वहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये टिपिकल डिफरेंसेस हैं जो इनके दरमियान लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने 2 एरियाज़ पढ़ लिए जिसके अंदर हमने डिस्कशन की। अब तीसरे एरिया को शुरू करते हैं। आपने जब भी चैप्टर 4 को करना है तो आपने ग्रुप्स बना के करना है। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई, आज आप लोगों ने गैर ज़रूरी सवाल नहीं पूछे, तो हम बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट करके और बड़े अच्छे फ्लो में चल रहे हैं, और अल्लाह करे हम इस फ्लो में चलते रहें। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ एक सवाल लेते हैं। जी जी जी, वालिद और बेटे की मैंने एग्जांपल दी थी। 1 दबा दीजिएगा ज़रा। जी, वालिद अगर बच्चे के सामने जो है वो अपनी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखे और कहे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये स्टिल अंडी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पार्टीज़ आपस में रिलेटेड हैं।
टेक्निकली वो कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के बच्चे को खौफजदा नहीं कर रहा, बच्चे को मगलूब कर रहा है, बच्चे को और इमोशनल कर रहा है कि देखो तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सामने ही मर जाना है। तो ये अभी भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल क्राइम कर रहा है। अब ऐसे में ज़्यादा चीज़ डोमिनेट क्या हो रही है? अच्छा, बच्चे की तरफ गन रखवाइए आप, नहीं अपनी तरफ नहीं। आगे वाले भाई की एग्जांपल डिफरेंट है। उन्होंने कहा अगर बच्चे की तरफ गन रखे तो अजीब सही बाप है। ऐसा बाप जिसकी चलती ही नहीं बच्चे पे, और ऐसा बाप जो उसके बावजूद बच्चे को बैठ के डिबेट पे, भाई एक तो ऐसा बाप है जो बच्चे को कह देगा, बच्चा फ़ौरन से मान जाएगा। एक बच्चा बदतमीज़ सा होगा, ज़रा उसे समझा लेगा। अगर बात यहाँ तक आ गई है कि एक दूसरे पे गन उठा ली जाए, तो इसका मतलब है कि फिर उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो ताल्लुक ही नहीं रहा। आप अब क्रिमिनल अदालतों में चले जाएं, फैमिली रिलेशन वाली अदालतों में चले जाएं और वहाँ साबित करेंगे इनमें से किसने किसके साथ जुल्म किया है। यहाँ तो इंसानियत की तजलील हो गई है। तो यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत बेचारा गरीब सा लॉ है, ये तो बहुत छोटी सी बात करता है। आपने तो बहुत जालिम एग्जाम्पल दे दी है जी, तो बहुत दूर निकलना पड़ेगा। मैं सर अगर बाप बेटी पे करता है उसकी शादी करा देता है, जिसके साथ शादी हुई है ठीक है जी। मैंने एग्जाम्पल का अगला पार्ट सुना ही नहीं, जब पहले इन्होंने कह दिया ना कि एक बाप ने अपनी बेटी पे जुल्म किया और उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तिजारती कानून है, तिजारती कानून। अगर बेटी पे जुल्म करके बेटी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू बेनिफिट ले, तो फिर तो एग्जांपल यहाँ फिट होती है। उसके अलावा अगर आप किसी भी और किस्म के जुल्म की बात करें तो वो हमारे स्कोप में नहीं आएगा। हो सकता भी ये यहाँ से एक भाई कहते हैं कि सर अगर एक टीचर इमोशनल करके 12 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में हो, ठीक है, तो वो अगेन बाउंड्रीज थोड़ी सी कैलकुलेटेड रखनी है। हमने तिजारती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर रहना है। यहाँ से एक आखिरी सवाल था, फिर आगे चलते हैं। अगर डिफॉल्टिंग पार्टी पे क्वेश्चन किया जाए, डिफॉल्टिंग पार्टी किसे कहते हैं? जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना कर सके, अगर और स्ट्रेंजर उस पर मतलब क्वेश्चन करे कि तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो ना करो। चले, इन्होंने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म करना चाह रहा हो और एक स्ट्रेंजर आके कहे कि तुम मत परफॉर्म करो, ऐसे ही है। कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात हो रही है। चैप्टर 4 पहले जोन में है, जिसमें अभी हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। आप आगे चले गए, जब आगे चले गए तो वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कोई इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही। इम्पॉसिबिलिटी ऐसी चीज़ है जो हमारी डिस्कशन से रह गई थी, तो इसलिए मैं उस पर ब्रेक लगा लूँगा। नहीं जी, हमने सारे ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवाल ले लिए, अब आगे चलते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सकता है। ठीक है जी, आपने मुझे ईमेल कर देनी है, डन हो गया। ठीक है जी, चूँकि वरना तो पता क्या खेलते रहेंगे। मैंने हिम्मत करके, बड़ा अच्छा फ्लो चल रहा था, मैंने हिम्मत करके सवाल लिए, इसलिए कि एक भाई काफ़ी देर से बार बार हाथ खड़े कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि वो सवाल ले लूँ। फिर मैंने कहा 1 बजे से सवाल लेंगे तो आप बाकियों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारा ये मकसद ज़रा ज़्यादा अजीम है। मैंने किसी के सवाल को मना नहीं किया। atifabdi@gmail.com आप मुझे मेल करें। अदर देन संडे आपको सेम डे इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। सेम डे की मेरी डेफिनेशन है उस दिन की लेट नाइट तक, ठीक है। अगर आपने कोई मशवरे के लिए कहा है कि सर वो मुझे ये मशवरा चाहिए ऐसे करके ऐसे, तो मशवरे पे हो सकता है मैं होल्ड कर लूँगा, मैं तसल्ली से बैठ के आपको लंबा चौड़ा राइटअप भेजूँ। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा सर फ्रॉड और क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, फलाना क्या है, अच्छा ये एग्जांपल बता दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेम डे रात में रिप्लाई कर रहूँगा। तो सवालों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आउट हो जाएगा। हमें क्रैश में नॉर्मली सवाल जवाब नहीं होते। तो मैं पिछले 1 आध साल से तजर्बा करना शुरू हुआ हूँ कि चलो जो लोग आए हुए होते हैं बेचारे बहुत परेशान ना हो, सवाल पूछ लें। लेकिन अगर हमारा टॉपिक ही पूरा बीच में मिस हो जाए तो ज़्यादा दुख होगा। सब लोग सवाल पूछ सकते हैं, 100% लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे पूछें कि कोई तंग ना हो। मुझे मेल कर दें, मैं मेल पर जवाब दे दूँगा। हो सकता है आप चाहते हो सबका फ़ायदा हो, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर डाल दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अगर किसी को जवाब दे रहा हूँ तो मैं जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगा। ये थोड़ी करूँगा कि सर से उतारने के लिए कुछ भी बोल दिया। फ्रॉड, धोखा। फ्रॉड किसे कहते हैं? जब कोई बंदा दूसरे बंदे के साथ 5 में से कोई एक ऐसी हरकत करे जो लॉ ने मना की हुई है। वो बंदा खुद भी कर सकता है
वो अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके सामने फ्रॉड हो रहा हो, उसकी रजामंदी शामिल हो और उसने फ्रॉड करने से रोका ना हो, जबकि वो रोकने की सलाहियत रखता हो। एक फ्रॉड ये है कि मैं आपको धोखा दे दूँ, एक फ्रॉड ये है कि मैं अपने टीए से कहूँ कि उसने आपको धोखा दे देना है, एक ये कि मैं फ्रंट ऑफिस से गुजर रहा हूँ और फ्रंट ऑफिस वाले बैठ के एक बच्चों को कह रहे हैं कि सीए तो 3.5 साल में हो जाता है, और मैं मुस्कुराता हुआ आगे चला जाऊँ। तो ये भी मेरी तरफ से दिया गया फ्रॉड शामिल होगा। यानी अगर मैं इख्तियार रखता था कि मैं उसे रोक दूं और मैंने नहीं रोका, तो मेरी रजामंदी से हुआ हुआ फ्रॉड, मेरे एजेंट ने किया हुआ फ्रॉड, या जो मैंने खुद से किया, ये सारे के सारे फ्रॉड कहलाएंगे। तो किताब से पूछते हैं, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने किया हो, या उसकी कॉन्वेंस से हुआ हो, उसकी रजामंदी से हुआ हो, वो राजी हो उस पर, उसने मना ना किया उसे, और बाय हिज, तो खुद करें, या रजामंदी से हो, या आप अपने एजेंट के थ्रू करवाएं, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, किसी और को धोखा देने के लिए, देयर टू हिज एजेंट, या उसके एजेंट को धोखा देना, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू, या उसको कन्विंस करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो। तो जब एक बंदा खुद या अपने एजेंट को या अपनी रजामंदी से दूसरे बंदे को यूं कन्विंस करे, धोखा दे और उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने पर राग़िब कर दे, तो ये हरकत कहलाएगी फ्रॉड। कब कहलाएगी? जब नीचे दी गई 5 चीज़ों में से कोई एक हरकत हुई हो। पहली चीज़, फॉल्स असर्शन, जब एक बंदे ने दूसरे के साथ एक जुमला बोला हो जिसको बोलने वाले को पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और सुनने वाले को ना पता हो कि ये झूठ है। यानी जब आपने जानबूझ के झूठ बोला, किताब ने इसको बड़े टेक्निकल तरीके से बताया, उन्होंने कहा सजेशन एज अ फैक्ट, जब आप एक फैक्ट बताएं ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। जब एक बंदा दूसरे को एक चीज़ सच कह के बयान करे जो कि सच ना हो और बोलने वाले को पता हो कि ये सच नहीं है, आसान अल्फाज में जब झूठ बोला जाए, फॉल्स असर्शन। अगर ये डेफिनेशन ना होती तो इसके अल्फाज हम थोड़े साफ कर लेते और मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता जब एक बंदा दूसरे से झूठ बोले। लेकिन उन्होंने कहा जब एक बंदा दूसरे को एक फैक्ट को सजेस्ट करे जो ट्रू नहीं है, उस बंदे की तरफ से जो नहीं मानता कि वो ट्रू है, तो जब कोई झूठ बोले तो ये फ्रॉड है। देन जब कोई सच छुपाए, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। अगर एक बंदे को पता है कि एक चीज़ फैक्ट है, एक फैक्ट का पता है, और वो जान के दूसरे से वो फैक्ट छुपा रहा है और उस फैक्ट के छुपने की वजह से दूसरे के साथ धोखा हो रहा है, तो ये भी फ्रॉड है। इस वाले रूल को भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ये मैं साइलेंस के साथ जोड़ के पढ़ाऊंगा तो फिर थोड़ा सा और बेहतर समझ आएगा। तो झूठ बोलना फ्रॉड है, सच छुपाना फ्रॉड है। सच कैसे छुपाया जाता है? समटाइम आप खामोश रहते हैं, खामोश रहने के ऊपर कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। 3 और चीज़ें क्या है? प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, इसको हम कहते हैं एम्प्टी प्रॉमिस, खोखला वादा। अगर एक बंदा दूसरे से वादा करे इस इरादे से कि मैंने ये पूरा नहीं करना, झूठा वादा यानी वो वादा जो करने वाले को पहले से पता है कि मैं परफॉर्म ए ने बी से प्रॉमिस किया और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होते हुए नहीं कर सका, ये अलग मसला है। प्रॉमिस करते वक्त उसे पता था मैंने नहीं परफॉर्म करना, ये झूठा वादा है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट, कोई और ऐसी हरकत कर दी जिसको लॉ ने कह दिया ये फ्रॉड है। हो सकता है आप ना मानते हो कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन अगर कानून ने कह दिया कि ये वाली हरकत ऐसे करोगे तो क्या होगा? फ्रॉड होगा। तो ये हरकत फ्रॉड कहलाएगी जिसको लॉ ने फ्रॉड कह दिया है। और फिर उन्होंने सोचा कि कल को इन 4 के अलावा कोई मसला आ गया सामने, तो उन्होंने वकीलों के लिए, जज के लिए मार्जिन रखा है 5वें पॉइंट का, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और ऐसा एक्ट जो इस इरादे से किया गया है कि धोखा दिया जाए। तो जब कोई झूठ बोले, जब कोई सच छुपाए, जब कोई झूठा वादा करे, जब कोई ऐसी हरकत करे जो कानून ने मना किया है, या जब कोई किसी भी तरीके से दूसरे को धोखा दे, खुद धोखा दे, एजेंट के थ्रू धोखा दे या उसकी रजामंदी से हो, तो ये सब हमेशा क्या कहलाएगा? फ्रॉड। साइलेंस को इसके साथ कैसे कनेक्ट करें? खामोश रहना, क्या खामोश रहना फ्रॉड है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो थोड़ा सा अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, वो कहता है कि खामोशी हमेशा फ्रॉड नहीं होती। अगर एक बंदे को आप चीज़ बेच रहे हैं और आपकी चीज़ में ख़राबी है और आपने नहीं बताई, खामोश रहे, तो भाई तुम समझदार आदमी थे, सामने वाले तुम पूछ लेते, सामने वाले ने भी नहीं पूछा। तो अगर सामने वाले ने पूछा नहीं और आपने बताया नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है इस खामोशी को फ्रॉड नहीं कहेंगे। फ्रॉड वहाँ कहेंगे जहाँ खामोश रहना मुनासिब नहीं था। फॉर एग्जाम्पल फिड्यूशियरी रिलेशन, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके साथ भरोसे का रिश्ता है। आप अपने भाई को गाड़ी बेच रहे हैं और गाड़ी में ख़राबी है, तो आपको चाहिए था कि आप भाई को बता देते, भाई ने नहीं पूछना, उसको पता है मैं अपने भाई से चीज़ खरीद रहा हूँ, वो भरोसे से चीज़ खरीद रहा है। यहाँ खामोश रहने को फ्रॉड माना जाएगा।
उसके अलावा जहाँ पूछने वाले ने एक सवाल पूछा है जिसके जवाब में खामोश रहने का कोई मतलब बनता है, अगले ने यही पूछ लिया कि इस गाड़ी के इंजन में वो वाली ख़राबी तो नहीं, अगर है तो बता दो, जबकि आपकी गाड़ी में एग्जैक्टली वही वाली ख़राबी थी। अब आपके खामोश रहने का क्या मतलब है? वो ख़राबी नहीं है, इसका मतलब आपने खामोश नहीं रहे, आपने झूठ बोल दिया कि ख़राबी नहीं है, इसका मतलब आपका खामोश रहना बोलने के बराबर हो गया। तो फ्रॉड खामोश रहने को नहीं कहते, लेकिन दो सूरतों में खामोश रहने को फ्रॉड कहते थे। हम कहते हैं खाली साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। खाली खामोश रहना उन चीज़ों पे जिससे एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकता है, उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे, सिवाय सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट पार्टी स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन। अगर भरोसे का रिश्ता है तो वहाँ खामोशी गलत है। नंबर 2, वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू, जहाँ खामोश रहना बोलने के बराबर है। अगर एक बंदा खामोश है तो उस खामोशी का एक मतलब है, जब वो मतलब है तो आपने फ्रॉड किया है। तो किसी जगह खामोश रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहाँ पूछा जाए और खामोश रहे उसका मतलब निकलता हो वहाँ फ्रॉड है, और जहाँ भरोसे का रिश्ता हो वहाँ खामोश रहना फ्रॉड है। अब यहाँ हमारी किताब पहले डिस्कस करती थी, अब नहीं डिस्कस करती, लेकिन मैं अखलाकी तौर पे ज़रूर बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा नोट है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। 80s की दिहाई में फेडरल शरिया कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये वाले सेक्शन को पाकिस्तान में गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। वो कहते हैं हम मुसलमान हैं और इस्लाम के मुताबिक आप अपनी चीज़ की ख़राबी भी बताते हैं और खूबी भी बताते हैं। तो अपनी चीज़ में ख़राबी हो और उस पर खामोश रहें तो कॉन्ट्रैक्ट के नज़दीक आपने गलत नहीं किया, लेकिन आपने शरिया के कवानीन के मुताबिक सही नहीं किया। तो हम इस वाले सेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर चुके हुए हैं। पहले आई कि अपने ये सेक्शन भी दिया हुआ होता था, डिस्क्लेमर भी दिया होता था, अब वो डिस्क्लेमर गायब कर दिया है, सिर्फ सेक्शन दिया हुआ है। तो ईमानी मजबूरी के तहत वो मैंने नोट आपको एक्स्ट्रा से यहाँ पे दिखा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट तक को पढ़ते इतने जज्बाती हो जाएंगे, सर ने बताया था खामोश रह जाना, अगला पूछे नहीं तो तुम खामोश रहना, चल जाएगा काम। तो खामोशी जो है ये सेक्शन गायब कर दें तो सबसे आसान बात है, लेकिन सेक्शन गायब कर भी देना तो डेफिनेशन में जब एक्टिव कंसीलमेंट आएगी ना तो यहाँ फंस जाएंगे। क्या छुपाना फ्रॉड है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द, जिसको एक फैक्ट का पता है और वो उसको जान के छुपा ले, तो ये कहीं ना कहीं साइलेंस के साथ कनेक्ट होता है। ये पॉइंट अकेले ना समझ आ रहा तो साइलेंस पढ़ के इस पॉइंट की तरफ आए तो ये बात समझ आ जाती है। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया जी, फ्रॉड हो गया। अब क्या होगा? वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा मजलूम के ऑप्शन पे, वही पुरानी बात। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और चाहे तो कहे अच्छा ठीक है फ्रॉड हो गया, मुझे समझ आ गया, आगे चलाते हैं। वॉइडेबल यही तो होता है, मजलूम कहे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या नहीं करना। डैमेजेस क्लेम करना, जिसकी कॉन्सेंट कॉज हुई है, जाहिर है अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो वो जुल्म के खिलाफ तलाफी ले सकता है, और डैमेजेस के ऊपर हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा। ये बात समझ आई? यहाँ किताब फ्रॉड की 2 एक्सेप्शंस बताना चाहती है। एक ज़माने में किताब 5 एक्सेप्शंस बताती थी, तो हो सकता है आपको किसी पुराने सवाल के जवाब में अगर कहीं 5 लिखे नजर आए तो परेशान नहीं होना। अब ये 2 रह गए हैं ICAP की किताब के अंदर। पता एक चीज़ जहन में रखनी बड़ी ज़रूरी है, आप अगर एक टॉपिक सर्च कर रहे हो, आप ChatGPT पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, आप बेड़ लॉ में चले जाएं, तो हो सकता है कुछ जगह आपको हमारी किताब से ज़्यादा डिटेल मिले, कुछ जगह हमारी किताब से कम डिटेल मिले। ये लॉ है ना, तो लॉ की काफ़ी ज़्यादा तशरीह भी होती है। तो हमारा फ्रेमवर्क होता है, फिर हम ICAP की किताब के कैदी बन जाते हैं। हर सेशन के एंड पे ICAP जब बताता है कि इस दफ़ा कौन सा एडिशन एप्लीकेबल है, तो फिर मैं लाइन बाय लाइन उसको कंपेयर करता हूँ अपने टेक्स्ट से, और जो उन्होंने उड़ा दिया होता है और मुझे लगता है कि काम की बात थी, मैं उसे ट्यूटर नोट बना के फिर भी रहने देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि बहुत काम की बात है। अदरवाइज हम उतना पढ़ते हैं जितना किताब में ICAP ने आज की डेट में बताया हुआ है। तो अगर आज से 2 अटेम्प्ट बाद वो दोबारा से 5 एक्सेप्शन सिलेबस में डाल दें तो मैं फिर 5 की 5 आपको बता रहा हूँ। तो इस वक्त हम थोड़ा सा कह दिए हैं ICAP की किताब के, हमने उसी के फ्रेमवर्क में रहना है, तो हम वो पढ़ रहे हैं जो ICAP की किताब में लिखा है। तो ऐसा ना हो कि किसी टाइम पे आप कहीं 5 एक्सेप्शंस लिखी देखें तो आप कहेंगे सर वो मैंने तो 5 एक्सेप्शंस देखी हैं। फिर किताब भी लेटेस्ट लिया करें, जिस भी टीचर की किताब जब भी यूज़ कर रहे हैं तो उसी सेशन की किताब लें। अगर कोई चेंज नहीं है पिछले और इस सेशन में कोई चेंज नहीं है तो एक सेशन पुरानी किताब भी ईजिली चल जाएगी, लेकिन लॉ के अंदर एहतियात किया करें क्योंकि हम ICAP की किताब के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। 2 एक्सेप्शंस के हैं। वॉइडेबल का मतलब है कि आपको वॉइडेबल की ऑप्शन मिली, लेकिन लॉ कह रहा है कि मिलने के बावजूद भी आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जहां साइलेंस फ्रॉड के बराबर था और मजलूम जिसको दूसरे की खामोशी से कोई खास मतलब नजर आ रहा था वो डिस्कवर कर सकता था ट्रुथ को, उसके पास चांस था ट्रुथ डिस्कवर करने का विद
थोड़ी सी दिक्कत के साथ। वो गाड़ियों की मार्केट में बैठ के गाड़ी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था और आप आगे से खामोश थे। 250 दुकानें थी वहाँ, 2 मिनट में उसे पता लग जाता किसी से भी उस फैक्ट के बारे में। तो अगर एक बंदा इतना ही बिल्कुल ही ढीला था, इतना ही बिल्कुल लीसड़ सा था कि उसने ज़रा सा भी तहकीक हल्की सी भी नहीं की, गूगल पे सर्च कर लेता, अगर एक बंदा इतना ही खामोश था, तो ये एक वजह हो सकती है वहाँ पे भरोसा कर रहा है। तो हम यहाँ भरोसे की एग्जांपल नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं जहाँ साइलेंस वाज इक्वल टू स्पीच, वहाँ आप साइलेंट थे और उसने तहकीक नहीं की। तो जिसने तहकीक नहीं की अब उसको वर्डेबल ऑप्शन नहीं मिलेगा। डैमेजेस ले सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का इख्तियार लॉ ने उससे छीन लिया। 2 जगह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार छीन लिया, एक यहाँ डैमेजेस का इख्तियार नहीं छीना, कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से ख़त्म कर देने का इख्तियार छीन लिया है। दूसरा कहाँ है, पार्टी गेव द कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। आप उसे फ्रॉड दे रहे थे लेकिन उसने फ्रॉड कैच ही नहीं किया। आपने फ्रॉड देने की कोशिश की लेकिन उसको फ्रॉड हुआ ही नहीं। मैं इसकी इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि सामने एक बंदा बैठा आपसे गाड़ी के फीचर पूछ रहा था, आपने गाड़ी की फीचर बताया, सफ़ेद रंग की है, इस गाड़ी का नाम आल्टो है, इसका इंजन इतने सीसी है, शायद उसको यही फीचर्स चाहिए थे। उसके बाद आप कह रहे हैं ये गाड़ी जो है वो उड़ते उड़ते चांद तक जा सकती है, ये गाड़ी 500 की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा। उसने 3 फीचर सुने, अब वो कैंडी क्रश खेलना शुरू हो गया। कैंडी क्रश तो पुराने दौर में लोग खेलते थे, पबजी खेलना शुरू हो गया, या उसके अलावा भी अब कुछ और पबजी चलता है। ठीक है जी, आप लोगों ने ना चुन के गेमें ऐसी चूज़ की हैं जो अच्छा टाइम बर्बाद करें। कैंडी क्रश ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बर्बाद करके दोबारा से आपको फ्रेश कर देती थी। पबजी में आप घुस के फिर उसके बाद मेरे ख्याल में लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारते रहते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने यही सुना है कि बस एक बंदा जो है वो हाथ में गन पकड़ के और जा के लोगों को मार रहा होता है। और मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या खुशी, आप कहते नहीं, वो जिनको हम मार रहे हैं वो भी एक रियल इंसान है जिनके आईडी को जाके हमने जो है ना मार दिया। तो पता नहीं कल को आप असल इंसानों को मारते हुए कितना फ़ख्र महसूस करेंगे। आज हाथ में बस उतना ही इख्तियार है तो उतना ही खेल रहे हैं। तो अल्लाह ऐसी तशद्दुद वाली गेमों से हमें बचाए। ओवरऑल जो है ना ये गेम मेकर्स भी और जो दुनिया है ये आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद की तरफ जा रही है। मैं शायद रेगुलर क्लास में एग्जाम्पल बताया हो, मैंने एक दफ़ा एक्सबॉक्स की कुछ बेस्ट गेम्स जो है वो सोची थी कि वो मैं डाउनलोड करूँगा, परचेस करूँगा और मैं अपनी बेटी के एक्सबॉक्स में करूँगा, फिर हम मिलके खेलेंगे। जब मैंने टॉप 50 गेम सर्च किया, टॉप 100 गेम सर्च किया, टॉप 20 गेम सर्च किया, 95% गेम्स उसमें सिर्फ मार धाड़ वाली थी। या गोलियां मारते जाओ या अगले को जाके घूंसे मारो, या एक आपका कैरेक्टर जाके सिर्फ आतंक मचाई जा रहा है। तो जो स्ट्रेटजी वाली गेम है, डिसेंट गेम्स हैं, मिशन सॉल्विंग गेम्स हैं जो दिमाग को तेज़ करने वाली हैं, वो अब लोगों को नहीं पसंद आती और वो बेची भी नहीं जाती इतनी ज़्यादा। और ज़्यादा बिकती हैं वही लड़ाई झगड़ा मार कुटास के बच्चे अपनी भड़ास निकालें। वालदैन ने कहा बेटा होमवर्क टाइम पे करना है, अब वालदैन को तो कुछ नहीं कह सकते, गेम में जाके 2-3 कैरेक्टरों को गोली मारा है। तो तशद्दुद पसंद बन रही है कौम, अल्लाह खैर करे। पार्टी ने इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड में आपने उसे कहा गाड़ी 500 की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। उसने गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी कि 500 की रफ्तार से दौड़ती है, इसलिए खरीदी कि सफ़ेद रंग की है, और इसलिए खरीदी कि वो ऑल्टो है और उसका फलाना ईयर का इंजन नंबर है। बात समझ आ रही है? तो उसने जो कॉन्सेंट दी है वो इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड में दी है। कल को अगर उसे पता लग जाए मेरे साथ धोखा किया इस बंदे ने, तो आके लड़ेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं उस फैक्ट पे जिस फैक्ट पे धोखा दिया गया है। आईकेएफ की किताब ने एक बड़ी मज़े की इसमें एग्जांपल दी हुई थी कि एक बंदा एक घोड़ों के अस्तबल में दाखिल हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे, उसने ख़रीदना था घोड़ा। जब वो अंदर एंटर हुआ तो नोटिस ही नहीं किया कि दरवाजे पे एक नोटिस लगा हुआ था और उस नोटिस में लिखा था हमारे इस अस्तबल में जितने भी घोड़े हैं वो सब सेहतमंद है, किसी को कोई बीमारी नहीं है। उसने घोड़ा ख़रीदा, शायद ब्लैक कलर का घोड़ा था, रेस का घोड़ा था, उसे पसंद आया, उसने ख़रीदा और ले गया। कुछ अरसे घोड़ा उसके पास रहा, फिर उसके बाद वो घोड़ा एक बीमारी से मर गया। जब उसने तहकीक की तो उसे पता लगा कि घोड़ा पहले से बीमार था। वो आया उस अस्तबल के पास उस बंदे से मिलने के लिए। उस दिन उसने बाहर दरवाजे पे नोटिस लिखा देखा जो 1.5 साल पहले से वहाँ लिखा लगा हुआ था, जिसमें लिखा था हमारे इस अस्तबल में जितने भी घोड़े हैं किसी को कोई बीमारी। तो धोखा दिया उस बंदे ने, लेकिन आपने तो बीमारी का पूछा ही नहीं था और ना ही आपने नोटिस पढ़ा था कि बीमार नहीं है। आपको तो ब्लैक कलर का घोड़ा चाहिए था, आपको रेस के लिए घोड़ा चाहिए था, आपके फीचर्स पूरे थे। तो इसका मतलब है आपने जो कॉन्सेंट दी थी वो इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड दी थी। तो अब आप डैमेज क्लेम करें वो एक अलग चक्कर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार आपके पास नहीं है।
फ्रॉड समझ आया? फ्रॉड को मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ जोड़ के पढ़ना है। फ्रॉड समझ आ जाए तो फ्रॉड में जो हो रहा है वो इंटेंशन के साथ हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन में जो हो रहा है बगैर इंटेंशन के हो रहा है। यानी एक बंदा जानते बूझते नहीं गलती से फ्रॉड कर जाता है, वो ऐसा चाहता नहीं है। भाई का इस वक्त एक सवाल ले लेते हैं जी। सर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो उस टाइम कर ही नहीं सकता, घोड़ा तो मर गया, तो अब क्या कैंसिल करना है? वो डैमेजेस ही क्लेम कर। बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा अब तो घोड़ा मर गया, अब वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। ये घोड़ा मर गया तो एक एग्जांपल थी ना, बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। गाड़ी तो नहीं ना मरी, गाड़ी तो अभी भी मौजूद है। तो बस एक चीज़ ध्यान में रखा करें, हमने हमेशा कंटेंट पे गौर करना है। आप एग्जांपल्स के अंदर उतर के और उसके अंदर से इफ एंड बट निकालना शुरू कर देते हैं, ऐसे ना किया करें। ये तो जस्ट समझाने के लिए थी, हज़ारों एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल। तो मैं अपनी किताब में भी इसलिए एहतियात करता हूँ कि मैं टेक्स्ट के साथ एग्जांपल नहीं देता, उसमें फुटनोट लगा देता हूँ और एंड पे सारी एग्जांपल्स इकट्ठी हुई होती हैं। अगर आप किताब यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट में जो लोग किताब देख रहे हैं, तो अक्सर जगह पे ना ऊपर छोटे छोटे लेटर लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, 35, 36, 38, 49, 51, इस तरह से करके ना नंबर्स लिखे हुए हैं। तो किताब के एंड पे उस नंबर की एग्जांपल दी हुई है जो उस टॉपिक को रिलेट करी जिसके ऊपर लिखा हुआ था। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम टेक्स्ट याद करें एग्जांपल समझने के लिए उस पिछले टेक्स्ट को। एग्जांपल इसलिए नहीं है कि हम एक लॉ बता रहे हैं और वो एग्जांपल को समझ के आप उसके अंदर से मज़ीद गहराई में जाना शुरू हो जाएं। तो मेरी एग्जांपल में जो है वो एग्जांपल में एक लिविंग थिंग थी, लेकिन मेरी दूसरी एग्जांपल में लिविंग थिंग नहीं थी। तो एग्जांपल को बेस मत बताएं। कानून ये है कि अगर इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड में हो गया धोखा, तो जिसको धोखा लगा है उसको नहीं पता था उस चीज़ के बारे में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, डैमेजेस की तरफ ज़रूर आ सकता है। झूठ तो बोला है ना पहले बंदे ने, झूठ की सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से ख़त्म करना या रिवर्स करना ये पॉसिबल नहीं है। फ्रॉड की हमने बात की, फ्रॉड समझ आ गया, तो मिसरिप्रेजेंटेशन में हमने सिर्फ चीज़ों को रिवर्स करना है। मिसरिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड करने के बाद आपने सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन को टाइम देना है, बाकी चीज़ों को टाइम नहीं देना। तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन को छोड़ के थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें उसी तरह से वर्डेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह से वर्डेबल होगा, उसी तरह से आप चाहें तो इंसिस्ट कर सकते हैं। वही एक्सेप्शंस हैं यहाँ, जिसकी कॉन्सेंट कॉज हुई है, अगर वो नॉर्मल दिक्कत से सच तक पहुँच सकता था या उसने इन इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्सेंट दी है, तो तकरीबन सारे अल्फाज वही हैं, सारे एक्शन, सारे इफेक्ट्स वही हैं। सिर्फ ये है कि फ्रॉड में इंटेंशन होती है धोखा देने की, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होती। यहाँ आप डैमेजेस भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ चूंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर सकते हैं, डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अदालत बताएगी। अदालत देखेगी कि आपको जो धोखा हुआ है उसमें दूसरे की नीयत कितनी थी, कितनी नहीं थी, वो कितना बचा सकता था। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि एक बंदा दूसरे को धोखा कैसे दे सकता है बगैर इरादे के। किताब से पूछते हैं डेफिनेशन, यहाँ पे हमें वो वन भी करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ एक बंदा दूसरे का नुकसान ना करने की नीयत से भी दूसरे का नुकसान कर जाता है। अनवारंटेड स्टेटमेंट, जब एक बंदा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है एक फैक्ट के बारे में कि वो ट्रू है, जबकि उसकी अपनी इंफॉर्मेशन से भी उसको यकीन नहीं होता कि वो सच है, हालांकि वो मानता है कि वो सच है। उसी तरह का जुमला हमने कहा था, जो मानता है कि ये झूठ है, अगर उसके बावजूद वो झूठ को सच कह के बयान करे तो उसने फॉल्स अजर्शन दी। यहाँ एक बंदा जिसको लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, वो बोल दे, तो जो उसने बोला है उससे अगर किसी को धोखा हो गया है तो ये धोखा जान के उसने नहीं दिया, ये कहलाएगी मिस। तो ऐसा धोखा जो कि जान के ना दिया जाए, इरादतन ना दिया जाए, उसे हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात कि एक बंदे ने दूसरे से पूछा, हाँ भाई ये इस गाड़ी के फीचर बताओ, तो उसने कहा हाँ भाई आल्टो गाड़ी है, सफ़ेद रंग की गाड़ी है और ये 4 लाख किलोमीटर चलती है। इसलिए कि उसको भी उसके बड़े भाई ने जो इंचार्ज था इस शोरूम का, उसने बताया था कि आल्टो गाड़ी 4 लाख चलती है। उसने कभी पूछा नहीं था कि कौन सी किताबचे में लिखा है क्या है, तो 100% उसे नहीं पता था, लेकिन उसे लगता था कि जो उसे पता है वो सही है। तो उसने अगले कस्टमर को भी यही बताया कि ये गाड़ी 4 लाख किलोमीटर चलती है, जबकि वो नहीं चलती थी। तो अगर आप किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो आपको लगता है सही है, जबकि वो सही ना हो, तो आपने इरादतन धोखा नहीं दिया, लेकिन आपसे धोखा हो गया है। इसको हम कहेंगे अनवारंटेड स्टेटमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन की किस्म। मिसरिप्रेजेंटेशन की किस्म है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। इसको मैं कहता हूँ बड़ी क्यूट सी मिसरिप्रेजेंटेशन। आपने धोखा देना चाहा नहीं, लेकिन आपसे कुछ ऐसा हो गया कि दूसरा बंदा कन्विंस हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गया। इसकी एग्जांपल, अब वक्त का मैं तो हम बहुत सारी और एग्जांपल्स की तरफ नहीं जा सकते, तो मैं टिपिकली क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें क्लास में मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ
और मैं आपसे कहूँ कि जी आजकल तो जो है वो PIA के शेयर्स जो है ना वो बड़ा ऊपर जाने वाले हैं। क्यों जी ऊपर क्यों जाने वाले हैं? इसलिए कि जी PIA में जो है ना इंटरनेशनल कुछ कंपनियां इंटरेस्टेड हैं और अब वो जो है PIA के शेयर्स लेंगी। और आपको पता है PIA कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मिंग कंपनी है, तो सोचें जब इसमें इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी तो किस लेवल की परफॉर्मेंस हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना PIA में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, तो आप लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, मैं भी हंसना शुरू हो गया। लेकिन मैं खैर कह रहा हूँ कि PIA जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और कोई अभी शेयर ले ले तो ले ले, मेरे पास शेयर पड़े हुए मैं 200 के दे दूंगा, बाद में तो ये 500 के भी नहीं मिलने। तो आप भी हंस पड़ेंगे कि लो जी बेचारे सर के पास शेयर पड़े हुए हैं, सर परेशान है और सर अब हमें शुगल में कह रहे हैं कि यार मेरे से 200 में ले लो। किताब क्लास भी हंस रही है, टीचर भी हंस रहा है, और जब टीचर ने कहा ये 500 के होने वाले हैं तो सब मुस्कुरा रहे हैं। दरवाजे के बाहर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो क्लास में एंटर होने ही वाला था कि उसके कानों में आवाज़ आई कि PIA के शेयर्स 200 के ले लो और ये 500 के होने वाले हैं। वो भाई साहब अगले दिन आए और उसने कहा सर मुझे आपसे PIA के शेयर ख़रीदने हैं। मैं कहूँगा जी मैंने तो नहीं आपको बताया कि मेरे पास शेयर हैं। उसने कहा सर मुझे अपने सोर्सेज से पता है कि आपके पास शेयर हैं। मैंने कहा अच्छा भाई क्या दोगे तुम शेयर्स का? उसने कहा सर मैं 200 रुपये दे दूँगा। मैंने कहा हैं डूबती हुई कंपनी के 200 दे रहा है, पागल हो गया बच्चा। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ सर मेरे अपने कुछ सोर्सेज हैं, मुझे आप 200 में शेयर दे दें, आपके पास हैं, आप देने पे इंटरेस्टेड हैं 200 रुपये। मैंने कहा हाँ 100% ले लो मेरे से शेयर्स। मैं तो नहीं धोखा दिया उसे, मैं तो किसी और क्लास में मजाक कर रहा था। मैंने जो उसे धोखा ना चाहते हुए दे दिया, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इंड्यूसेस, एक पार्टी टू एन एग्रीमेंट इंड्यूस कन्विंस कर देती है हाउएवर इनोसेंटली, मासूमियत में, द अदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक एज टू नेचर या क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एक बंदा मासूमियत में दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई धोखा लगवा देता है ना चाहते हुए, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, या इसको हम कहते हैं इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ आपने एक ऐसी अनट्रू स्टेटमेंट दी जो आपको लगता था सच है, यहाँ आपने ना चाहते हुए किसी को खामखा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कन्विंस कर लिया, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुस गया। क्लियर? तीसरी, ये सबसे टेक्निकल है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसके अल्फाज को ज़रूर याद कर लिया जाए एज इट इज़। समझा मैं देता हूँ लेकिन इसको क्रैम करेंगे तो पेपर में आप खुद से लिखने की कोशिश से ज़रा थोड़ा सा बचे रहेंगे। कोई भी ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसमें एक बंदा दूसरे को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी ड्यूटी की गफलत की वजह से कुछ नुकसान हो गया सामने वाले को और कुछ फ़ायदा हो गया उसको। एक टिपिकल एग्जांपल जिससे बात समझ आती है कि एक ऑफिस में 250 लोग काम करते हैं। उन 250 लोगों में से एक बंदे के ज़िम्मे ओनर ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, सब लोगों से पर्चियाँ लो जिस पर उनके नाम लिखे हों, उन पर्चियों को एक बॉक्स में डालो, उस बॉक्स को गोल गोल इस तरह से घुमाओ और फिर अंदर से हाथ डाल के पर्ची पे जिसका नाम निकलेगा उसको हम बोनस देंगे। उसने सब लोगों से पर्चियाँ ली, उनके पर्चियाँ अंदर डाली, एंड पे अपना नाम लिख के पर्ची अंदर डाली, बस एक कोताही हो गई, वो डब्बे को हिलाना भूल गया। अब इस कोताही के बाद उसने अंदर हाथ डाला, पर्ची निकाली, उसका अपना नाम निकल आया। इसका इरादा नहीं था धोखा देने का, लेकिन इसने जो किया, चूंकि इसका फ़ायदा इसी को हो गया और दूसरों को नुकसान हो गया, तो मान लिया जाएगा यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। भाई वो अपनी ड्यूटी में गफलत करता और गलती से किसी और का नाम निकाल लेता, गलती भी इतनी क्यूट के फ़ायदा भी अपने को ही हो गया। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, जिसमें इरादा नहीं होता धोखा देने का, गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, उसको फ़ायदा दे देते हैं जिसने उसे कमिट किया है। और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, या कोई भी जो उसके साथ है उसको, बाय मिसलीडिंग एन अदर, किसी और को धोखा देके, टू हिज प्रेजुडाइस, उसका नुकसान करके, और टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, अपना या अपने अंडर किसी बंदे का फ़ायदा करके, दूसरा या दूसरे के अंदर किसी बंदे का नुकसान करके अगर आप कुछ करेंगे तो ये कहलाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक बंदे से अपनी ड्यूटी में गफलत हो और ऐसी गफलत हो जिससे अपनों को ही फ़ायदा हो जाए और दूसरों को नुकसान हो जाए, तो मान लिया जाएगा कि ये गलती जो है ये मुनासिब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में टेस्ट रखूँ और टेस्ट में मैं रखूँ इनाम कि हाँ भाई जो टॉप करेगा उसको इनाम मिलेगा। एक बच्चा बड़े अच्छे नंबर ले और नंबर उसके हों फ़र्ज़ करें 8 और 0, हमसे एक ऐसी गलती हो कि हम उस बच्चे के नंबर 8 लिख दें और फिर चूंकि किसी ने टॉप नहीं किया तो हम किसी को इनाम ना दें, तो हमारी ऐसी गलती जिसका फ़ायदा हमें ही हो गया, हमें इनाम नहीं देना पड़ा, तो ये समझा जाएगा कि हमने धोखा तो नहीं दिया लेकिन धोखा हो गया। हाँ, अगर 08 वाले को गलती से 80 लिख देते
तो बात डिफरेंट होती। भाई गलती तो वो हो जिसमें हमें नुकसान हो, ऐसी गलती जिसमें हम फ़ायदे में आ गए, दूसरे को नुकसान हो गया, तो ऐसी गलती मुनासिब नहीं है। ये तीनों समझ आई। जल्दी से आगे चलते हैं, हम पहुंचते हैं मिस्टेक के ऊपर। वक्त का मुकाबला सख्त। मिस्टेक किसे कहते हैं? गलती को। तो मिसरिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? गलती से फ्रॉड, नादानस्तगी में हुआ हुआ फ्रॉड। मिस्टेक में कंफ्यूजन होती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई ना कोई फैक्ट ऐसा होता है जिसमें एक बंदा दूसरे के साथ जुल्म कर जाता है। मिस्टेक की जब बात आती है तो मिस्टेक के बारे में हम एक पूरा मैप समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टेक क्या है, कितनी तरह की है। इस वक्त कम है तो हम ज़रा थोड़ा सा ज़बानी उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले किताब से मिस्टेक के बारे में पूछ लेते हैं कि मिस्टेक क्या। जब दोनों पार्टीज़ मिस्टेक पे हों, जब दोनों पार्टीज़ आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर लोगों को फैक्ट्स के ऊपर मिस्टेक लगी हो, फैक्ट्स किसे कहते हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मेरा बहरी जहाज आएगा, मैं तुम्हें वो मलेशियन गुड्स दे दूँगा। बहरी जहाज डूबा हुआ था जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था सब्जेक्ट मैटर, और दोनों को गलती लगी थी। क्वांटिटी पे अगर गलती लगी हो दोनों को कि कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी पे गलती लगी हो, प्राइस पे गलती लगी हो, उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त पे गलती लगी हो, उसकी ओनरशिप में गलती लगी हो, जब भी आपको इन फैक्ट्स में से या बहुत सारे फैक्ट्स में से किसी भी फैक्ट पे एक बंदे को गलती लगी हो तो बात डिफरेंट है। अगर दोनों को गलती लगी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि दोनों को गलती लगने का क्या मतलब है भला? किसी ने किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, दोनों को गलती लगी है। लेकिन अगर किसी एक को गलती लगी होगी तो देयर आर चांसेस किसी एक ने किसी दूसरे के साथ जुल्म किया होगा। तो एक मैप हम देखते हैं मिस्टेक का। अब वक्त कम में हम मिस्टेक का मैप तो नहीं देख सकते, मैं ज़बानी बताता हूँ। मिस्टेक दो तरह की होती है, एक मिस्टेक होती है फैक्ट की और एक मिस्टेक होती है लॉ की। लोगों से गलती लॉ समझने में भी हो सकती है और लोगों से गलती फैक्ट में। फैक्ट ये है कि चीज़ आम कितने थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनका नाम क्या था, वो कितने रुपए के थे, कौन सी तारीख को देने थे, ये फैक्ट्स हैं ना। एक कॉन्ट्रैक्ट में फैक्ट्स होते हैं। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट में दोनों पार्टीज़ को गलती लगी हो तो वॉइड होता है। अब मिस्टेक को अगर हम थोड़ा सा मैप बनाएं तो गलती लॉ में भी हो सकती है और गलती फैक्ट में भी हो सकती है। अगर गलती लॉ में हुई है तो लॉ भी दो तरह का है, पाकिस्तान का लॉ या बाहर का लॉ। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपसे गलती हुई है, आप पाकिस्तानी लॉ को नहीं जानते थे और आपने गलती कर दी, आप रहते पाकिस्तान में, आप डील पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तानी लॉ क्यों नहीं पता था? आपको पता होना चाहिए था। एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको हम कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। लॉ का ना पता होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका चालान होगा, आप ये नहीं कहेंगे ओहो मुझे पता ही नहीं था कि हेलमेट पहनना होता है। ये लाल सिग्नल था और आपने सिग्नल तोड़ दिया और आप कहें मुझे पता ही नहीं था कि रेड का मतलब होता है रुक जाना होता है। तो कानून का ना पता होना कभी एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अगर कोई बंदा कहे मुझे कानून नहीं पता था पाकिस्तान का, तो लॉ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने का उसको कोई इख्तियार नहीं मिलेगा। जो उसने बुरा किया उसको सज़ा मिलेगी। वन साइडेड मिस्टेक हो या टू साइडेड मिस्टेक हो, अगर लॉ ऑफ पाकिस्तान के बारे में है तो उस मिस्टेक पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इंटरनेशनल किसी लॉ के बारे में है तो उसका वही रूल है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। अब आप कहेंगे सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के क्या रूल है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की है, वन साइडेड, टू साइडेड। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू साइडेड है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वन साइडेड है तो बस एक दफ़ा ज़रूर ये देख लें कि वो मिस्टेक कहीं फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से तो नहीं हुई। अगर तो एक बंदे को गलती लगी दूसरे को नहीं लगी, क्यों? हो सकता है उसने धोखा दिया हो सकता है उसने मिसरिप्रेजेंट किया हो। तो अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर किसी और वजह से हुई है तो जिसको मिस्टेक हुई है उसको लॉ कोई बेनिफिट नहीं देगा, ना वॉइडेबल का बेनिफिट देगा ना वॉइड का बेनिफिट देगा। भाई एक बंदा एक चीज़ बेच रहा है और एक बंदा खरीद रहा है, बेचने वाले ने हर चीज़ बताई है, खरीदने वाला खुद ही कंफ्यूज हो गया, तो बेचने वाले का क्या कसूर? लेकिन अगर बेचने वाले को भी नहीं कन्फ्यूजन थी, खरीदने वाले को भी कन्फ्यूजन थी, दोनों तरफ मिस्टेक हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू साइडेड होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वन साइडेड में नॉर्मली वॉइड या वॉइडेबल नहीं होता अनलेस कि आप मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड टाइप की कोई चीज़ बीच में साबित कर दें। तो ये एक छोटा सा मैप उसमें डिस्कस होता है, तो इंग्लिश इसकी जल्दी से देख लेते हैं। If one of the parties to contract is under a mistake as to matter of fact, contract is not voidable nor void. Contract is not voidable because it was caused by a mistake of any law in force in Pakistan.
इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान का एक लॉ नहीं पता था तो आप इस तरह से पहले पॉइंट को एंड पे पढ़ते हैं। फॉरेन लॉ की मिस्टेक वैसे ही है जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और किसी भी बंदे को जिसको पैसे दे दिए गए, कोई चीज़ गलती से दे दी गई बाय मिस्टेक, तो उसने उसे वापस करना है। पहली चीज़ मिस्टेकन ओपिनियन, एक होता है मिस्टेक और एक होता है मिस्टेकन ओपिनियन। एक बंदे से दूसरा पूछता है हाँ भाई मैं गाड़ी खरीदने लगा हूँ, ये कितने किलोमीटर चलती है? अगर दूसरा कह दे कि ये 4 लाख किलोमीटर चलती है तो ये एक फैक्ट है। दूसरा कहे मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि शायद 4 लाख किलोमीटर चलती है, ये ओपिनियन है। मिस्टेकन ओपिनियन मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं काउंट होगी। अगर एक बंदे ने मिस्टेकन ओपिनियन दिया है और बाद में ओपिनियन सही नहीं निकला तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ धोखा हो गया, और आप ये भी नहीं कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो। उसने अपने ख्यालात का इजहार किया था, आपको चाहिए था आप तहकीक कर लेते। तो अगर एक बंदा एक फैक्ट बताए और उसमें धोखा हो जाए तो फिर देखेंगे फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक है। और एक बंदा अगर कहे मेरा ख्याल है ऐसा होता है, तो इस चीज़ को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट वगैरह नहीं कंसिडर करेंगे, इस पर नॉर्मल रूल नहीं लगाएंगे। उसने ख्याल का इजहार किया है, फैक्ट तो बताया ही नहीं है। तो इस ख्याल में हम चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख लेंगे। जी मिस्टेक पे एक सवाल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, किस किस पॉइंट में? मिस्टेक में और मिस्टेक में और मिसरिप्रेजेंटेशन में कन्फ्यूजन हो रही है। देखें, मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाले बंदे ने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें मिस्टेक लगी है। उसने कुछ बोला, नीयत नहीं थी लेकिन उसने बोला, हमें उसके जुमले से मिस्टेक हुई पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में उसकी हरकत से मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, वो जो उसने अपनी ड्यूटी में गफलत की। और तीसरे वाले में उसने किसी ना किसी तरीके से हमें कन्विंस कर लिया। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में कसूरवार एक शख्स है जिसको खुद भी नहीं पता वो कसूरवार है। और वन साइडेड मिस्टेक में क्या हो रहा है, सामने वाले बंदे ने कुछ नहीं किया, हम ही खुद ही बैठे बैठे कंफ्यूज हो गए। हमने खुद ही से बैठ के जो है वो अगले को परेशान कर दिया। इसको क्या कहते हैं जो अभी आपने कहा कि जिसमें एक पार्टी खुद कंफ्यूज हो गई जबकि सामने वाला उसे कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये मिस्टेक है। जिसमें सामने वाले की किसी हरकत की वजह से, किसी बात की वजह से, किसी जुमले की वजह से आपने एक मतलब निकाला, अगर उसका इरादा था तो फ्रॉड हो गया है, उसका इरादा नहीं था तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई है। तो जो खुद ही से हो वो गलती होती है, और जो क्रिएट करवा दे अगला बंदा ना चाहते हुए वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, और जो अगला बंदा चाहते हुए क्रिएट करवा दे वो फ्रॉड होता है। यहाँ वो भाई का शायद कनेक्टेड सवाल है। मिस्टेकन ओपिनियन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बंदे ने अगर मिस्टेकन ओपिनियन दिया, एक बंदे से आपने पूछा है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई बच्चा आके पूछे सर वो ICAP की लास्ट डेट जो है क्या वो एक्सटेंड हो रही है, मैं को मेरे ख्याल में हो गई हो, शायद अक्सर ऐसा कर देते हैं, शायद हो गई हो, ना हुई हो, तो बच्चा मेरे पे केस तो नहीं कर देगा। अब बच्चा कहे सर वो मैंने दाखिला भेजना है, मैं कहा यार क्या बात करते हो, डेट तो एक्सटेंड हो गई है। जब मैंने कह दिया डेट एक्सटेंड हो गई और नहीं हुई तो मैं कसूरवार। जब मैंने कहा मुझे लगता है शायद ऐसा हुआ होगा, शायद, तो मेरे शायद के बाद बच्चे की क्या ड्यूटी है, तहकीक करे, क्योंकि सर ने तो डाउटफुल सी बात कर दी है, सर को खुद भी पूरा क्लियर नहीं था। तो मिस्टेकन, हाँ मुझे क्लियर ना और मैं कॉन्फिडेंस से बोल दूं, मुझे लगता हो, तो ये अनवांटेड स्टेटमेंट बन जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? या अगर कोई इसमें और सवाल है एक आध तो गुंजाइश हम। ऑल क्लियर? वॉइड, अब यहाँ पे भी हम जो है ना वक्त से जंग है। मसला ये है कि अगली क्लास वाले बच्चे ना वो भी बेचारे फटने वाले हो रहे होते हैं बाहर गर्मी की वजह से। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, लॉ ने अब अगेन वही वाला मसला, ICAP की किताब वर्सेस असल लॉ। असल लॉ में 8 चीज़ों की लिस्ट है जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है, लेकिन हमारी किताब में इन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं, 2 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बता दी और एक को बाय द वे कहीं लेफ्ट राइट डिस्कस कर दिया। वॉइड एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जिनको लॉ ने कह दिया कि ये गलत हैं, वो एग्रीमेंट जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वॉइड है, ये बात हमें पहले से पता थी, टिक लगा दें। द एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर मेड आर कॉल्ड वॉइड एब एन इश्यू, ये भी हमें पता है, टिक लगा दें। जब एक एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो जो भी अदर एग्रीमेंट उससे कोलैटरल कनेक्टेड होता है वो भी वॉइड हो जाता है और एनफोर्सेबल नहीं होता अगर दूसरे बंदे को पता हो इस चीज़ के बारे में कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उस वॉइड से कनेक्टेड जो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी वॉइड हो जाएंगे। 5 तरह के एग्रीमेंट ऐसे हैं जो वॉइड एब इनिशियो हैं, जो शुरू से ही गलत हैं। इनमें से 3 के अंदर हम फर्दर एक्सेप्शंस भी देखते हैं, तो ये 5 हैं। शायद एक्सेप्शंस तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम इन 5 चीज़ों की लिस्ट ज़रूर देख लें। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड,
किसी को कारोबार करने से रोकने का एग्रीमेंट। एक बंदा कोई भी कारोबार कर सकता है, हर बंदा जो हलाल काम कर रहा है और इलीगल काम नहीं कर रहा, वो कोई भी काम कर सकता है। किसी को काम से रोकने का एग्रीमेंट वॉइड है। शर्तों वाला एग्रीमेंट, लेकिन यहाँ उसकी डिटेल भी है, अच्छी खासी डिटेल भी है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब आप कहें सर हम तो तिजारती कानून पढ़ रहे थे, तो अगर तिजारत करते हुए एक बंदा दूसरे को चीज़ बेचते हुए कहे कि मैं तुम्हें बेचूंगा अगर तुम शादी ना करो, ये वाली सर्विस तुम्हें तभी मिलेगी, उस दौरान मिलेगी जिस वक्त तुमने शादी नहीं की हुई। किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट, लॉ को बड़ा गुस्सा है इन लोगों पे। वो कहते हैं एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज, हाँ बच्चे को शादी से रोक दें ठीक है, सवाब का काम किया आपने, लेकिन किसी बड़े को शादी से रोक देने का एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। लॉ रिगार्ड करता है मैरिज एंड मैरिड स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी। लॉ ये मानता है कि हर इंसान का हक है कि वो शादी करे और शादीशुदा कहलाए। लॉ ने कहा कि मैरिड स्टेटस या मैरिड ये हर बंदे का हक है, आप किसी से ये हक छीन नहीं सकते। तो अगर कोई एग्रीमेंट करे तिजारती नोयत का और तिजारती नोयत के एग्रीमेंट में शर्त रख दे कि तुमने शादी नहीं करनी, तो इस तरह का एग्रीमेंट करना मना है। अब हो सकता है आप कहें जी वो तो फलाना इदारे के कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जब तक आप वो ट्रेनिंग में हैं आप शादी नहीं करेंगे, फलाना लोग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और तरह का है, वो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट। हम तिजारत की बात कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अपने लॉ हो सकते हैं, जो बेसिक लॉ यहाँ से पकड़ेगा। दो और बातों की लिस्ट, लेकिन अब एक्सेप्शन आज हम नहीं पढ़ पाएंगे वक्त की वजह से। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल, किसी को कानूनी कार्रवाई से रोक देना। किसी को आप कानून से रोक नहीं सकते, अगर एक बंदा कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो उसका हक है। किसी को कानूनी कार्रवाई से रोक देना जो है वो वॉइड है। अनसर्टन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसके मतलब क्लियर नहीं है। अगर एक बंदे ने दूसरे साथ ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस समझ नहीं आ रही, मतलब नहीं क्लियर हो रहे, तो ये क्या कहलाएगा? वॉइड। ये शुरू से ही गलत है। तो किसी को कारोबार करने से रोकना, शर्तों का एग्रीमेंट, किसी को शादी करने से रोक देना, लीगल कार्रवाई करने से रोक देना और कोई अनसर्टन एग्रीमेंट करना, ये 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में लॉ कहता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इनमें से 3 की एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस अब हमारी रुक गई हैं। तो आपने फिर सर उसामा को भी बताना है कि हम इन वालों की एक्सेप्शंस नहीं पढ़ सके हैं, वो फिर टाइम के हिसाब से देख लेंगे कि उन्होंने किस तरह से करना है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।